नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मंगलवार को जिला नूह के फिरोजपुर से ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश भर की 347 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय पर लघु सचिवालय परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सराफ ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि नई परियोजनाओं से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। अपना संदेश देते हुए सांसद श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश को सिंचाई, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, एसटीपी, नहरों व माइनरों की रीमॉडलिंग आदि अनेक विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी है। इससे प्रदेश के हर एक क्षेत्र में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि नए नए संस्थान बनने से आम जन को लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में गांवों व शहरों में जल भराव का मुख्य कारण तालाबों व पानी एकत्रित होना और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर अतिक्रमण है। इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम सभी जिम्मेदार हैं। जल भराव की समस्या से निजात के लिए भी सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। कार्यक्रम में मौजूद विधायक श्री सराफ ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी हलकों में समान रूप से विकास कार्य करवा रहे हैं। भिवानी में दादरी रोड पर एसटीपी के माध्यम से साफ पानी मिलने से आसपास के क्षेत्र के गांवों में हजारों एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। इससे किसानों को सीधा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश हर एक क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान सांसद श्री सिंह और विधायक श्री सराफ ने जिले की 33 करोड़ 36 लाख 82 हजार रुपए की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 143 करोड़ 49 हजार रुपए की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेवात क्षेत्र से बहुत से परियोजनाओं का उद्घाटन व नींव पत्थर रखा है। उसमें हमारी इस लोकसभा क्षेत्र का भी बहुत बड़ा एरिया जो भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ में पड़ता है, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा हमें मिलेगा सिंचाई से संबंधित, ड्रेनेज से संबंधित, वो चाहे फीडर की रिमॉडलिंग का मामला हो, नहरों का हो, एसटीपी के माध्यम से भिवानी शहर से जाने वाला पानी हमें एक बहुत बड़े कुछ गांव ऐसे थे, खासकर भिवानी विधानसभा क्षेत्र के, अगर आपसे यहाँ लुहारू जाते हो तो आलवास, देवसर, इसके बाद रूपगढ़, सारे गांव आगे नावा, दिराना, निमड़ी आड़ी, वापस घूम के आ जाओ दूसरी तरफ तो गौरीपुर, कितलाना, ढाणा, इस एरिया में लगभग आज 84 करोड़ का तो अभी नींव पत्थर रखा है। बैलेंस 55 करोड़ का सेकंड फेज में ले लिया जाएगा। यही हालात बहुत से ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं हमारी जो दादरी फीडर से संबंधित हैं, और दादरी फीडर से क्योंकि उसी का पानी हमारे दादरी विधानसभा और भिवानी विधानसभा में लगता है, जिन नहरों का पुनर्निर्माण किया जाना है, कुछों के ऊपर काम चला हुआ है, कुछों का आज नींव पत्थर रखी है, और ये बेल्ट सारी की सारी महेंद्रगढ़ तक लग जाती है। फिर एजुकेशन के नाम से, आईटीआई के नाम से, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सी परियोजनाओं की आज कहीं नींव रखी है तो कहीं उनका उद्घाटन किया है। उम्मीद करते हैं कि सारे विभाग समय सीमा पर काम पूरा करेंगे। जहां सप्लाई का पानी जब चलता है, चाहे वो ट्यूबवेल का हो या कैनाल बेस्ड का हो, कोई आदमी नलका बंद नहीं करता, खुले नलके चलेंगे, वो पानी कहीं जाएगा। तालाबों पर हमने सब ने मिलकर, शहर हो या गांव हो, एनक्रोचमेंट की एक बाढ़ सी आ गई। तालाबों पर भी एनक्रोच कर लिया, शामलात पर भी कर लिया। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, मैं तो हैरान हूँ केजरीवाल जी के स्टेटमेंट सुन के। हमारी और आपकी देख रेख में ज़्यादा लंबा नहीं कहता, सन 78 से लेकर आज तक 8 लाख और 9 लाख क्यूसेक के बीच में 3 बार पानी आया है इसी यमुना में, जिसको आज हम हथनी कुंड बैराज बोलते हैं। इसका पहले नाम ताजेवाड़ा हेडवर्क्स था। मुख्यमंत्री जी ने लगभग 2800 करोड़ की परियोजनाओं का नूह से उद्घाटन किया, और उद्घाटन और शिलान्यास आज हमारे यहाँ भी एक लंबे स्केल में हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी
सब को बराबर की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए यहाँ पे सारे काम भिवानी जिले के, सारे दादरी जिले के और महेंद्रगढ़ जिले तक ये सारे काम होने जा रहे हैं। और नहरों का जो पानी विवादित था उसको सुलझाकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्थान स्थान पे इस योजनाओं को लागू कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने नू के फिरोजपुर जिरका से बहुत सी सौगात हरियाणा को दी हैं, जिसमें बहुत सी जगह शिलान्यास हुए हैं, बहुत सी जगह के उद्घाटन हुए हैं। भिवानी जिले को भी और अपने महेंद्रगढ़ तक भी जो हमारा सूखा इलाका है उसके लिए भी नहरों का एक जो पुरानी नहरों को पक्का किया जा रहा है, लाइनिंग की जा रही है उनकी, और पानी का आगे से आगे पहुंचे, टेल तक पानी पहुंचे, उसके लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में दक्षिणी हरियाणा और विशेषतौर भिवानी से लेकर महेंद्रगढ़ नारनौल तक पूरे एरिया को पानी मिलेगा। मंगलवार को चौधरी देवीलाल सदन भिवानी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ भिवानी के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल प्रजापति जी, विज्ञान सिंह गुज्जर प्रदेश प्रभारी पिछड़ा वर्ग हरियाणा और जिला अध्यक्ष जोगिंदर सिंह बागनवाला व पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय गोठरा पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल प्रजापति विज्ञान सिंह गुर्जर ने पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठन बनाया जा रहा है, जिसे लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसी कड़ी में भिवानी के पिछड़ा वर्ग के सभी कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में हमेशा पिछड़ों के लिए आवाज उठाई है। पहले चौधरी देवीलाल ने पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाई थी और उनके हक दिलवाए थे। अब दुष्यंत चौटाला भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं और पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज चुनाव में 8% आरक्षण दिलवाया है। अन्य कोई भी मांग हो, हमेशा पिछड़ों और दलितों का ध्यान रखा जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा से पहले भी पार्टी की तरफ से हमेशा पिछड़ा वर्ग को उचित मान सम्मान दिया जाता रहा और आगे भी दिया जाएगा। उनका कहना था कि आगामी 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी ने कमर कस ली है और आने वाले चुनाव को लेकर 10 की 10 लोकसभा और 90 विधानसभा में पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। फीडबैक तो अब लेने ही आए हैं। फीडबैक की भी बात नहीं, बल्कि हमारे संगठन का पुनर्गठन चल रहा है। आज बैकवर्ड सेल की जिला स्तरीय बैठक है। हम अपने प्रदेश के अध्यक्ष धर्मपाल तंवर जी, मैं प्रदेश प्रभारी की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ। तो संगठन की जिम्मेदारी जो दी गई है, एक एक कर्मठ कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे करके अपने संगठन को मजबूत करेंगे। चुनावी वर्ष है, हमारी विशेष करके बैकवर्ड सेल में ड्यूटी है। तो बैकवर्ड के लिए हमारी पार्टी ने जो कुछ किया उसके बारे में हम बताने आए अपने भाइयों को, क्योंकि चौधरी देवीलाल की पार्टी ने ही जब राज्यसभा की एक सीट मिली तो रणवीर गंगवा जी को भेजा, वो BCA से ही थे। दोबारा फिर एक सीट मिली तो राम कुमार कश्यप जी को भेजा, और अब गठबंधन में भी राम कुमार जांगड़ा जी को गठबंधन सरकार ने, रामचंद्र जांगड़ा जी को गठबंधन की सरकार ने फिर राज्यसभा में भेजा, क्योंकि BCA के लिए लोकसभा का चुनाव जीतना मुश्किल है। BCB से तो 3 MP बैठे हैं, राविंदरजीत जी हैं, कृष्ण पाल गुर्जर है, नायब सैनी है। बैकवर्ड का गठबंधन में भी ठीक ठाक काम है। इस तरह से BC को जो देना हिस्सेदारी, अभी तक पंचायतों में उस तरह से हिस्सेदारी नहीं थी। चौधरी देवीलाल ने पहली बार नंबरदारी भी बैकवर्ड को चौधरी देवीलाल ने दी। 88 में पंच का जो पद था वो आरक्षित चौधरी देवीलाल ने किया। आज जो आरक्षण दिया गया है दुष्यंत चौटाला जी और भाजपा नेताओं द्वारा, उसमें भी 8% BCA को दिया गया, जिसमें कितने ही सरपंच बने, ब्लॉक समिति मेंबर बने, ब्लॉक के चेयरमैन बने, जिला पार्षद बने, जिला परिषद के चेयरमैन बने। और हमारी पार्टी ने तो बहुत से टिकट भी दिए थे, जननायक जनता पार्टी ने। BC सेल की मीटिंग लेने आए हैं, प्रभारी जी भी साथ हैं अभी। तो BC सेल के बारे में यहाँ एक तो हमारा जो पार्टी का है जो पुनर्गठन, जो पार्टी का पुनर्गठन चल रहा है संगठनात्मक, तो उस तरीके से हमने ये देखना है कि BC के जो वर्कर्स हैं किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, कौन ज़्यादा एक्टिवली कार्य कर रहा है, कौन है जो थोड़ा इनएक्टिव हो गया है। तो ये भी देखना है, ताकि जो हमारी हाईकमान है इस मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट है कि वो कहती है कि चाहे पुराना और नया ये नहीं आपने देखना, आपने ये देखना है कि कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव। एक्टिव आदमी चाहे भले ही उसका पीरियड थोड़ा हुआ हो, लेकिन उसको आगे लेना है। जो इनएक्टिव है उनको पीछे रखो, और जहाँ कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, चाहे बेशक हायर पद और भी पद होते हैं, वहाँ रखो। तो इस तरीके से हम यहाँ ये देखने आए हैं। और रही बात जो
इसके बारे में, जो बीसी के बारे में जो आपने हम यहाँ ये जो अपनी रिकमेंडेशन देंगे, और हाईकमान है जो हमारा है जो उसको जैसे भी अप्रूव करेगा उसी टाइम ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। अभी सारे संगठन का तो अभी गठन नहीं हुआ है, धीरे धीरे संगठन का गठन हो रहा है और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए मेहनती और कर्मठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रहा है शीर्ष नेतृत्व, और बाकी हमारे प्रभारी हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष ही हैं, ये आज क्या गाइडलाइन दे के जाते हैं उनके अनुरूप हम और शीर्ष नेतृत्व जैसे जिस प्रकार का आदेश देगा वैसा हम कार्य करें। क्योंकि आप सूचना जगत से जुड़े हुए हैं, आप देख ही रहे हो पार्टी के सभी शीर्ष नेतागण पूरे प्रदेश में विभिन्न हलकों में 2 महीने से बड़ा धुआंधार प्रचार चला रहे हैं। हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जहाँ संगठन का नवनिर्माण कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही जनता के बीच में जा करके अपनी बात रख रहे हैं। हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन को लेके क्या रहेगा वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हम अपनी तैयारी फुल है। हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तोशाम विधायक कांग्रेस लीडर किरण चौधरी ने बवानीखेड़ा व जमालपुर में बड़ी रैली का निमंत्रण दिया व भविष्य में होने वाली रैली के लिए जन समर्थन मांगा। वहीं उन्होंने इस अवसर पर भाजपा पर कटाक्ष भी किए। तोशाम विधायक कांग्रेस लीडर किरण चौधरी ने बवानीखेड़ा व जमालपुर में जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बिना बोलते हुए कहा कि लोगों को गलतफहमी हो गई है, वो जल्द ही दूर हो जाएगी। वो बड़ी रैली कर हरियाणा की जनता को संदेश देंगी। दूसरी तरफ हुड्डा गुट में फौजी के जाने से खफा कांग्रेस लीडर किरण बोली, अब पुरानी बातों को भूल जाओ, बवानीखेड़ा से आने वाले विधानसभा चुनाव में काम करने वाले लोगों को मौका देंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में केंद्र व हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी। भाजपा के पिछले 9 सालों में बवानीखेड़ा में कोई सुधार नहीं हुआ है। गौरतलब है कि 9 जुलाई को भिवानी की अनाज मंडी में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किरण के गढ़ में रैली कर भिवानी में शक्ति प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद बवानीखेड़ा में जहां किरण चौधरी ने बड़ी रैली का निमंत्रण दिया, वहीं जमालपुर में अपनी शक्ति प्रदर्शन भविष्य में होने वाली रैली के लिए जन समर्थन मांगा। वहीं बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में 75 का आंकड़ा पार कर नारा देने वाली सरकार 40 पर अटक गई थी। अब की बार बीजेपी जीत से बाहर नजर आएगी। किसी ना किसी टाइम पर सूद समेत जो है मैं आपको जरूर लौटाऊंगा। ये इलाका चौधरी बंसीलाल जी का इलाका था और हमेशा चौधरी सुरेंद्र सिंह जी मुझे बताया करते थे कि बवानीखेड़ा ऐसा हल्का है कि जब पार्लियामेंट के जब ढोल खुलते हैं, कहीं और से अगर जब हार होती थी और बवानीखेड़ा के जब ढोल खुलते थे तो कहते थे निश्चिंत हो जाओ, यहाँ पे सारी की सारी वोटें हमारी आएंगी। तो इस तरह से आप लोगों का प्रेम चौधरी बंसीलाल जी के साथ, सुरेंद्र सिंह जी के साथ रहा है। ये हमारा सौभाग्य नहीं था कि परिसमन के अंदर ये हल्का जो है, जो हमारे साथ होना चाहिए था, ये उठा के कहीं और ले गए। लेकिन अभी मैं पिछली उसमें जनसभा में भी यही बात करके आई हूँ कि आने वाले समय में 2025 में 25-26 के अंदर जो परिसमन होना जा रहा है, बवानीखेड़ा हल्का दोबारा से भिवानी संसद के अंदर जुड़ेगा। तो ये मत समझना, मेरे को लोग आके कहते हैं हमारा कोई वाली वारिस नहीं रहा, ये बात मत करा करो। मैं जानती हूँ चौधरी बंसीलाल जी तो मुख्यमंत्री थे, एक कलम की ताकत थी और कलम से सारा कुछ हो जाता था। सुरेंद्र सिंह जी उनके सारथी थे। मुझे इस मुकाम पे पहुंचने के लिए चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद 18 साल लगे हैं। 18 साल का संघर्ष मैंने करा है। और वो क्यों करा है? आज जो है पूरा बवानीखेड़ा के अंदर हल्के के प्रोग्राम है। पहले दीपेश जी ने करवाया और अब आजाद जी ने करवाया, और आप देख ही रहे हैं किस तरह से जो है जनता उमड़ के आ रही है। जनता जो है बदलाव देखना चाहती है, क्योंकि 9 साल से ऊपर हो गए हैं और ये झूठ और जुमले जो हैं उससे जनता उकता चुकी है। तो अब जनता केवल समय देख रही है कि कब समय आए और वोटों के जरिए इनको बाहर करा जाए।
कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में तो भवानी खेड़ा से नया चेहरा देखने को मिल सकता है, जो लगातार रीले कर रहे हैं भवानी खेड़ा में या जवाहरपुर में। जो लोग सक्रिय हैं उनको जरूर समय हम देंगे, क्यों नहीं देंगे। जो सक्रिय लोग हैं, जो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और जो जनता के हित के काम आगे करेंगे, उनका जरूर जो है वो आगे बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव भी काफी नजदीक आएगा, भिवानी साहब लगातार कैसे भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको जो है टिकट मिलती है। लेकिन आप क्या कहते हैं, और सीट भी बन चुकी है, लगातार नेताओं की बयानबाजी बता रहे हैं, धर्मवीर की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, क्या कहते हैं? देखो, विपक्ष तो अपनी बात कहेगा, वो हमारे पक्ष की बात तो कहेगा नहीं, तो विपक्ष की तो बात ही बनती है उल्टा बात करने के लिए। हम अपना काम कर रहे हैं और हम अपने जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता जो है वो बहुत मान सम्मान प्यार देती है, वो आपने देख ही लिया है सारा। आज पूरा दिन मैं भवानी खेड़ा में हूँ, जिस तरह से लोग, हमारे तो बहुत पुराने लोग हैं यहाँ पर, ये तो चौधरी बंसीलाल जी का, सुरेंद्र सिंह जी का बहुत चहेता है, हल्का रहा हुआ है। तो यहाँ तो जो है हमारे बहुत लोग हैं और अब नए लोग जुड़ रहे हैं और सब जानते हैं कि हम उनमें से हैं जो अपने कार्यकर्ता जो है उसको मान सम्मान देके उसको हमेशा आगे बढ़ाने में कसर नहीं छोड़। भिवानी के जलान हॉस्पिटल के पीछे वाली गली में एक ऑटो चालक के सिर पर वार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि हत्या कर शव को रोड किनारे फेंका गया। परिजनों को सूचना मिलते ही परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच आरंभ कर दी है तथा आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। भिवानी में एक ऑटो चालक की ईंट मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की बीवी ने कुछ दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। वह खुशी खुशी घर से घी लेने के लिए मार्केट गया था। जब वह कल से घर नहीं लौटा तो मृतक के परिजनों ने उसे बार बार फोन किए, लेकिन फोन नहीं उठा। मृतक का कोई पता भी नहीं चला। मृतक के परिजनों को सूचना मिली कि उसका शव रोड के किनारे पड़ा है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच आरंभ कर दी। बता दें कि पूरा मामला भिवानी के जालान हॉस्पिटल के पीछे वाली गली का है, जहाँ एक ऑटो चालक के सिर पर ईंटों से वार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सड़क किनारे एक शव पड़ा है। मौके पर आकर देखा तो किसी ने ईंट मारकर हत्या कर रखी थी। शव को कब्जे में लेकर जांच आरंभ कर दी गई है और कहा कि आरोपियों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा। मेरा भाई है रामबज नाम का, मेरा नाम पवन है और ऑटो रिक्शा चलाया करे। तो कल सुबह घर से 10 बजे निकला, वो घर से 10,000 रुपये लेके गया था। तो इसका 6 दिन का लड़का हो रहा है, उसके लिए घी लेने के लिए पैसे ले गया था। उसके बाद वो आया नहीं, तो रात देर तक हमने उसका इंतज़ार किया, कोई खबर नहीं। सुबह हमारे पास खबर आई कि वे ऐसे ऐसे इसका चोट मार के न हो रहा है। तो हम मौके पे पहुँचे, फिर डायल 112 बुलाई है, तो मौके पे आई है। अब हम कानून कार्रवाई चाहिए। खाली कोई बात है नहीं जी, पहले वाली गली में कोई डेड बॉडी पड़ी है। मौका पहुँचे, जिस सूचना पर मैं मौका पहुँचा, वहाँ जाके देखा तो एक व्यक्ति को ईंटों से मार के निर्मम तरीके से उसकी हत्या की हुई थी। क्या नाम इस लड़के मृतक का नाम है रामभज सन ऑफ सुभाष चंद्र और ये राजपुरा खरकड़ी का रहने वाला है। ये ऑटो चलाता था, ई रिक्शा, और कारण यही लग रहा है कि कोई जान का पहचान वाले इसके हैं, वे साथ आए हैं, किसी बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ है। झगड़े में इसकी हत्या कर दी गई है। उम्र क्या है? इसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास है। इसकी FIR दर्ज कर दी है 302-34 के तहत और जल्द ही आरोपितों को राउंड अप करके गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली संस्थापक महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय के जन्मोत्सव व हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में स्वधर्म शोध संस्थान के तत्वाधान में गांव तिगड़ाना में शोभा यात्रा एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता दिल्ली से आए वरिष्ठ पत्रकार बाबा विजेंद्र ने की। वहीं इस अवसर पर अनेकों लोगों ने अपनी अपनी कविताएं भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम के संयोजक व स्वधर्म शोध संस्थान के अध्यक्ष ने बताया कि संस्थान युवाओं में संस्कारों का बीजारोपण के उद्देश्य से समय समय पर महापुरुषों के जन्मोत्सवों को उत्साह के रूप में मनाता रहता है। भारतीय दर्शन में सदा से ही अपने महान पूर्वजों को याद करने की परंपरा रही है। इस अवसर पर 8 वर्षीय राधिका तंवर ने मधुर भजन सुनाकर सभी श्रोताओं का मन मोह लिया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता दिल्ली से आए वरिष्ठ पत्रकार बाबा विजेंद्र ने की और मेरठ के वरिष्ठ कवि एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत योगेश समदर्शी ने अपनी कविताओं से जो गांव का चित्रण किया उसे श्रोताओं द्वारा खूब सराहा गया। अभिषेक तंवर बलियाली ने महाराज अनंगपाल तोमर के आदर्श जीवन पर प्रकाश डाला।
वहीं इस अवसर पर ठाकुर जग्गा ब्रिगेड, ठाकुर चैरक ब्रिगेड एवं क्षेत्रीय यूथ ब्रिगेड ने गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली। विशिष्ट अतिथि नरेश तमर पालवास ने भी महाराजा अनंगपाल के जीवन पर प्रकाश डाला। महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय का ये जन्मोत्सव हम कई सालों से गांव तिगाना में हर साल हम कवि सम्मेलन करवाते हैं। इस बार मुख्य रूप से योगेश समदर्शी मेरठ, सुल्तान सिंह सुल्तान, बाबा अपराजित, बाबा विजेंद्र, इन लोगों ने भी काव्य पाठ में हिस्सा लिया। भिवानी से विकास कीर्ति, मनोज भारत, सुप्रिया पवार, महेंद्रगढ़ से अदिति राव, गांव से ही हमारे गांव के भी दो स्थानीय कवि थे, नरेंद्र दैया और अशोक कंवर, उन्होंने काव्य पाठ किया। और विकास कायत एक साथ ही अपने भिवानी क्षेत्र के गांव तिगड़ाना में बाबा लटाधारी के स्थल पर एक सर्वधर्म संस्थान द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि राजा महाराज अनंगपाल सिंह जी के जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। उसमें विशेष रूप से जो कवि सम्मेलन में कवि गण आए, उन्होंने खास रूप से आज की परिस्थितियों पर प्रकाश डाला और प्रेरणादायक कविताओं की रचना की। और इस कार्यक्रम में हमारे कर्मवीर जी जो क्षेत्रीय सम्मेलन जगह जगह आयोजित करते रहते हैं और क्षेत्रीय धर्म के संस्कार लोग बच्चों के अंदर पैदा कर रहे हैं, ये ऐसे और इनकी टीम सभी साथी मिलजुल कर ऐसा कार्यक्रम चल रहा है कि अगर मैं तो कहता हूँ कि हर गांव में इस तरह के अगर जो 20-20 बच्चों की भी अगर क्षेत्रीय धर्म का मानने वाले पैदा हो जाते हैं तो देश और प्रदेश की तस्वीर ही बदल सकती है। तो खास रूप से मैं आज तिगड़ाना गांव के सभी साथियों का, खास रूप से कर्मवीर जी का, मनोज जी का, दीपा जी का, अनुपाल जी का, सभी साथियों का हृदय से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे मौके पर अनंगपाल जी की शोभा यात्रा, महाराजा अनंगपाल जी की शोभा यात्रा निकाली गई। भिवानी जिले के गांव कलिंगा में आपसी कहासुनी के चलते हुए झगड़े ने एक युवक की जान ले ली। इस मामले में गांव के ही 3 युवकों पर लाठी डंडों व बर्फ तोड़ने वाले सुए से गोदकर हत्या करने का आरोप परिजनों द्वारा लगाया गया है। पुलिस ने युवकों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जाता है कि गांव केलंगा के तीनों युवक साथ साथ नवीन के साथ कांवड़ लेने गए थे। वहां आपसी कहासुनी की बात सामने आ रही थी, जिसके चलते गांव के ही तीनों युवकों ने कल देर रात मृतक नवीन के घर से कुछ ही दूरी पर लाठियां और बर्फ तोड़ने वाले सुए से गोद कर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने हत्यारों को गिरफ्तार कर न्याय की मांग की है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के नागरिक अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस ने युवकों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। और हमारे एक भतीजे का भी मर्डर हुआ कल। गांव के 3 युवक आए थे, उन्हें लाठी डंडों और उससे कुछ मारा है उसको, जिसकी वजह से 1-2 घंटे बाद उसकी डेथ होगी। उसके बाद हम यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए। हमारे लिए बड़ा नुकसान हुआ है, ये जवान बच्चा चला गया, माँ बाप का सहारा था ये। तो हम तो समाज से और इससे प्रशासन से चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटना किसी के साथ ना हो और न्याय मिले, लोगों को इस चीज़ का पता चले कि ऐसा करने से ये परिणाम होते हैं। जिसका जिगरा चला जाता है उस माँ बाप को पता चलता है कि क्या नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ। ये बड़ी दुखद घटना है हमारे लिए, हमारे को बड़ा नुकसान हुआ है इस चीज़ से। एक जवान बच्चा, हमारे नॉलेज में ऐसे कुछ चीज़ें हैं नहीं, अभी कोई झगड़ा फसाद किसी के साथ हुआ हो, न हमारे को किसी ने आके बताया। जिन लड़कों ने इस पर वार किए हैं, मारा है जिन्होंने इसको, उन्होंने भी कोई हमारे को इस चीज़ के पहले कभी अवगत नहीं कराया हमारे परिवार में किसी को। वो आरोपी के दोस्त ही हैं? आरोपी गांव के ही हैं, अब कोई दोस्त नहीं है क्या नहीं है हमें पता नहीं है इस बारे में। तो बच्चे आपस में क्या थे क्या नहीं हमें नहीं जानते इस बात। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रात को जो हमारा भाई है वो मेहनत मजदूरी करता है, वो बाहर जाता है यहाँ से सापला काम करने के लिए, पीछे से मौका देख के उन्होंने ये वार किया कि परिवार में कोई था नहीं, अकेली लेडीजें थी, लेडीजें इस चीज़ में कुछ हेल्प नहीं कर पाई, ये दिक्कत हुई है। रात को मैं सिविल हॉस्पिटल भिवानी से रुका प्राप्त हुआ था। नवीन सुरपलाद जिगत काफ़ी चोटें लगी हुई थी और चोटें लगने के कारण वो दाखिल हुआ तो उस टाइम मृत घोषित हो चुका था।
तो ब्रॉडबैंड का रुका प्राप्त हुआ था। उस आधार पर उसके पिता प्रहलाद ने एक अपने बयान दिए हैं 3 आदमियों के खिलाफ, उमर रवि, मोनू और विपिन, उनके खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज करके कार्रवाई में लाया गया। कहाँ घटना घटी? ये गांव कलिंगा की घटना है। तो क्या मामला फिर? ये कावड़कूट लेने गए थे, उस टाइम दौरान इनकी आपस में वहाँ कोई कास होने गई थी। इसी रंजिश के कारण उन्होंने इसका कत्ल किया डंडों से। सिर में चोट आई? हाँ, सिर में चोट है, दैने खोए पर भी चोट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 95वें स्थापना दिवस एवं प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर डॉक्टर BS बेनीवाल के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में 16 से 18 जुलाई तक प्रायोगिक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका मंगलवार को समापन किया गया। प्रदर्शनी के अंतिम दिन कृषि उत्पादन गुणवत्ता और आय बढ़ाने के लिए विभिन्न ICAR संस्थाओं द्वारा विकसित नवीन प्रयोग का प्रदर्शन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 95वां स्थापना दिवस एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष BS बेनीवाल के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में 16 से 18 जुलाई तक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी लगाई गई है। 18 जुलाई तक चलने वाली प्रदर्शनी में कृषि उत्पाद गुणवत्ता और आय बढ़ाने के लिए किसानों के लाभ के लिए विभिन्न ICAR संस्थान द्वारा विकसित नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। सतत और जलवायु सहन कृषि प्रदर्शनी के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। मोटे अनाज और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कृषक महिलाओं और किसानों के लाभ के लिए बकरी पालन, मुर्गी पालन, वर्मी कंपोस्ट, गृह वाटिका, अजोला आदि के लिए हाल ही में विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी की तरफ से डॉक्टर गुलाब सिंह, कृषि अर्थशास्त्र, और कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 95वां स्थापना दिवस एवं प्राधिकरण दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी डॉक्टर BS बेनीवाल जी के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी में 16 से 18 जुलाई तक प्राधिकरण प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। और इसमें जो कृषि से संबंधित महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको प्रदर्शनी भी दिखाई जा रही है और उनको मोटे अनाज के बारे में भी जानकारी महिलाओं को और महिला किसान और पुरुष किसान को जानकारी दी जा रही है और उनकी प्रदर्शनी के माध्यम से उनको विस्तार से बताया जा रहा है भाई आप मोटा अनाज उगा करके भी अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। मोटा अनाज अगर खाओगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि हमारे जो बॉडी में डेफिशिएंसी सिम्टम आ रहे हैं, काफ़ी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, उनकी जो दिक्कत आ रही है उसकी भी पूर्ति हम मोटे अनाज के द्वारा कर सकते हैं। जो कि हम जो अनाज खा रहे हैं अभी प्रेजेंट में, गेहूँ जो खाया जा रहा है, उससे भी हमारी समस्याएं थोड़ी ही बढ़ी हुई हैं, इसलिए हमने मोटा अनाज खाना बंद कर दिया। तो मोटा अनाज खाएं जिसके हम वैल्यू एडिशन करके भी ही अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं, प्लस हमारी सेहत का भी ध्यान हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप बिस्किट्स बना करके भी खा सकते हैं। और आजकल मोटे अनाज की नमकीन, बिस्किट्स, ब्रेड्स इस तरह की भी बनाई जा रही हैं, जिससे महिलाएं, किसान और पुरुष अपनी इनकम को भी बढ़ा रहे हैं, अपनी सेहत भी का भी ध्यान किसान अभी रख रहे हैं। और उन किसानों को प्रदर्शनी जो हमारे एक प्रोजेक्ट है पराली ना जलाओ प्रबंधन के लिए, उसके जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनको भी प्रदर्शनी में उनको बताया जा रहा है अभी इन इम्प्लीमेंट्स का क्या क्या काम है, ताकि हमारी ज़मीन की सेहत भी ख़राब ना हो। क्योंकि जो ज़्यादातर किसान जब पराली होती है उस टाइम जो आग लगा रहे हैं, उनको वो भी बताया जा रहा है भी आप इन इम्प्लीमेंट से आप अपनी ज़मीन की सेहत को भी ठीक रख सकते हैं और प्लस जो उसमें सूक्ष्म जीवाणु हैं वो भी बच जाएंगे। अगर आग लगाओगे तो वो भी मर जाते हैं, जिससे हमारी ज़मीन की सेहत खराब हो रही है। ICAR के जो हमारे प्रोग्राम हैं उनका आज स्थापना दिवस है, 95वें स्थापना दिवस। जब से भारत आज़ाद हुआ और उस आज़ादी के बाद जो कृषि से संबंधित सबसे पहला जो
कार्यालय खोला गया, जो शुरुआत की गई, उसका आज 95वां स्थापना दिवस है। और उसमें दूसरी चीज़ें जो आ रही हैं कि भी हमें स्थापना दिवस से क्या देखना है, क्या सीखना है, कौन सी टेक्नोलॉजी आई है। आप हमारे यहाँ आते हो, ट्रेनिंग लेते हो, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग लेते हो तो उसका कृषि में क्या योगदान है। ज़रूरी नहीं खेती करता है, आप बेकरी का काम करते हो, आप प्रिजर्वेशन का काम करते हो, आप नर्सरी का काम करते हो, तो ये सभी चीज़ें हमारे टेक्नोलॉजी में आती हैं। तो आज इस मौके पे मैं आपसे साझा करूँगा कि अलग अलग उस पे विषय पे हम बात करेंगे। सबसे पहला विषय तो ये है कि आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मौके पे पहुँचे और आपने आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। अभी हमारी जो जुड़ नहीं पा रहा है, नहीं तो आपको पूरे इंडिया का हम दिखाते हैं कि भाई पूरे इंडिया में कहाँ का क्या क्या चल रहा है। आपकी तरह बहुत लोग जुड़े हुए हैं आज इस प्रोग्राम में, तो जैसे विचार साझा करते हैं, आज इस विषय पे हम विचार साझा करेंगे। भिवानी के गांव मानहेरू से गोरीपुर रोड पर अज्ञात ट्रक चालक ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि मानहेरू से गोरीपुर रोड पर एक अज्ञात ट्रक चालक ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। इस मामले में मृतक की पहचान रामफल पुत्र दलबीर सिंह गांव गोरीपुर निवासी के रूप में हुई। इस मामले में पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और अपनी आगामी कार्रवाई में जुट गई। वहीं डंपर चालक मौके से डंपर को छोड़कर फरार हो गया। इस मामले में परिजनों ने सरकार से मांग की है कि ट्रक चालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। समय 1:30 या 2 बजे के आसपास गांव मानहेरू से गोरीपुर रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। जब सूचना हमारे पास आई थी तो हम मौके पे गए थे। वहाँ पे एक अज्ञात डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो एक्सीडेंट था, और मौके पे जो ट्रक चालक था वो अपने ट्रक को डंपर को छोड़ के वहीं से मौके से भाग गया था। जो सूचना मिलने पर हमने डेड बॉडी को अपने यहाँ पे शवगृह सफल अस्पताल भिवानी में रखवा दिया था। जो अब सुबह इसकी शिनाख्त हो चुकी है, गांव गोरीपुर से है, अपने रामफल पुत्र दलबीर सिंह है। मेरा नाम परमवीर है, भाई का नाम रामफल है। मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे भाई की कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर, हमारी कुछ सहयोग मिले हमें। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने भिवानी हलचल से खास बातचीत में मौसम से संबंधित विभिन्न जानकारी दर्शकों के साथ साझा की। बताया कि आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं उन्होंने किसानों से भी अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की अपील की। सोमवार को कृषि विज्ञान केंद्र में मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यह बारिश 20 तारीख के बाद तक रहने की संभावना बनी हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि किसान भाई मौसम को देखते हुए फसल व पशुओं का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम में नमी बनी हुई है। खास करके कपास की फसल जो बरसात से कीट और बीमारियों से होती है और इनकी संख्या में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। ऐसे मौसम में किसान भाई समय समय पर अपने खेतों की फसलों को देखते रहें ताकि फसल में कोई बीमारी न लगे। अगर कोई फसल में बीमारी दिखाई देती है तो कृषि विज्ञान केंद्र आकर डॉक्टर से मिलें और अपनी समस्याएं बताएं ताकि डॉक्टर से कुछ सुझाव उन्हें मिल सके। जो पूर्वानुमान है, पिछले दिनों से लगातार जो हमें 3-4 दिन से जो हल्की से मध्यम बारिश की संभावना थी और कल भी कई जगह हल्की बारिश हुई है। तो अभी जो आगे आने वाला टाइम है 20 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना, और 20 तारीख के बाद 20 तारीख से पहले कुछ एक स्थानों पे और 20 तारीख के बाद ज़्यादातर स्थानों पर जो है वो हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। तो अभी किसान भाइयों से यही है कि जो अभी जो तापमान है उसमें भी थोड़ी सी पिछले दिनों काफ़ी अच्छी बरसात हुई, और अभी जो हल्की बरसात हुई है उससे थोड़ा सा तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई है। 35 से 36 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान जो है वो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और आने वाले दिनों में जो वर्षा की गतिविधियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ने की संभावना 20 तारीख के बाद। 20 से पहले बारिश है, लेकिन 14 से के बाद जो हमारा पूर्वानुमान था उसके अनुसार हल्की बारिश की संभावना थी। और हल्की बारिश आपने देखा कि पिछले 2-3 दिन में हल्की बरसात हुई भी है। कुछ एक स्थानों पर ये संभावना थी। अब आने वाले टाइम में जो आइसोलेटेड प्लेसेज हैं तो वहाँ मतलब ज़्यादा स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 20 तारीख के बाद इसकी गतिविधियाँ जो बढ़ने की संभावना। अभी लगातार बरसात की वजह से मौसम में नमी भी बनी हुई है, तो किसान भाइयों को विशेष सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो खासतौर से कपास की फसल है, मूंग है, इनमें अभी जो कीट और बीमारियों की संख्या में भी वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि नमी की कंडीशंस में ये ज़्यादा इनकी बढ़ोतरी जो है वो
होती है। तो किसान भाई टाइम टू टाइम अपने खेत की लगातार मॉनिटरिंग करें और कोई समस्या दिखे तो कृषि विज्ञान केंद्र में आकर के उसका जो है वो अपनी समस्या बताएं और समाधान जो है वो उसके अनुसार करें। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।